चेहरा छिपाया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या कोई अपनी चाल भी बदल सकता है? शायद नहीं। और यही वजह है कि पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड में अब किसी चेहरे की नहीं बल्कि कदमों की जांच होने जा रही है। 18 जून लोहागढ़ किले में हुडी पहनकर दाखिल हुआ एक रहस्यमयी शख्स। सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल कैमरे में कैद हो गई। अब वही चाल उसे अदालत तक ले जाने वाली सबसे अहम कड़ी बन सकती है। पुणे पुलिस पहली बार गेट एनालिसिस यानी चाल के वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए यह साबित करने की कोशिश करेगी कि हुडी के पीछे छिपा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरोपी चेतन चौधरी ही है। आखिर क्या है गेट एनालिसिस? कैसे इंसान के कदम उसकी पहचान बन जाते हैं और कैसे चेहरा छिपाने वाला आरोपी अपनी चाल से बेनकाब हो सकता है? देखिए। चेतन चौधरी की चाल ढाल खोलेगी कातिल की पोल। चेतन के कदमों से होगा केतन के कातिल की पहचान। चेतन की हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में कानून के हाथ सिर्फ लंबे नहीं बल्कि बेहद वैज्ञानिक भी हो चुके हैं। पुणे का केतन हत्याकांड, जिसके आरोपी हैं सिया और उसका प्रेमी चेतन, वही चेतन जो 18 जून को हुडी पहनकर लोहागढ़ किले में दाखिल हुआ था। तब सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पुलिस उसकी चाल ढाल का एनालिसिस करने वाली है ताकि साबित किया जा सके कि हत्या के वक्त वो किले में मौजूद था। 18 जून सुबह का वक्त लोहागढ़ किले के सीसीटीवी कैमरे में एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। सिर पर हुडी, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। ऐसा लगता है मानो उसने पहले से तय कर रखा हो कि पहचान किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होने देनी। लेकिन किस्मत और विज्ञान दोनों उसके खिलाफ थे। जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन निकाली गई, पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार हुई और फिर एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी, सिया गोयल का प्रेमी। पूछताछ में चेतन ने खुद माना कि 18 जून को वो लोहागढ़ किले में मौजूद था और पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी। चेतन ने कबूल किया है कि 18 जून को किले में वो मौजूद था। पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी, लेकिन किले में उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए महज इतना भर काफी नहीं। मान लीजिए अगर चेतन कोर्ट में पलट जाता है कि उस दिन किले में वो था ही नहीं, इसलिए केतन का कत्ल भी उसने नहीं किया, तो पुलिस के पास सबूत क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अब पुलिस ने चेतन की मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए चेतन का गेट एनालिसिस करवाने का फैसला किया है। दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसी चाल नहीं चलती। जिस तरह हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, डीएनए अलग होता है, ठीक उसी तरह हर इंसान का चलने का तरीका भी लगभग अनोखा होता है। इसे विज्ञान को कहते हैं गेट एनालिसिस, यानी चलने के पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण। इस तकनीक में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कोई कैसे चलता है, बल्कि 20 से ज्यादा पैरामीटर मापे जाते हैं। पुलिस चेतन के हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस यानी कि चाल विश्लेषण कराएगी। ये वो तकनीक है जो बंद दरवाजे के पीछे छिपे कातिल के चेहरे से नकाब हटा देती है। वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चाल और पुलिस कस्टडी में मौजूद चेतन चौधरी की चाल का मिलान कराया जाएगा। अब आप सोचेंगे ये गेट एनालिसिस क्या है? गेट एनालिसिस किसी इंसान के चलने का पैटर्न है। इसमें एक कदम की लंबाई, कदमों की रफ्तार, शरीर की मुद्रा, हाथों का हिलना, कूल्हों की गति, पंजों का प्लेसमेंट और घुटनों के एंगल जैसे 20 से ज्यादा पैरामीटर शामिल होते हैं। ब्रिटेन समेत दुनिया की कई फॉरेंसिक लैब इसे पहचान का भरोसेमंद जरिया मानती है। जब चेहरा दिखाई न दे तब चाल अपराधी की पहचान बन जाती है। हर इंसान की चाल 90 से 95% अनोखी होती है, ठीक उसी तरह जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस। ब्रिटेन के एक शोध के मुताबिक
गेट पैटर्न जन्म के बाद विकसित होता है और 15-20 साल की उम्र तक स्थिर हो जाता है। ये गेट पैटर्न होता है। गेट पैटर्न ये होता है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, हमारा वॉकिंग पैटर्न कैसा है, हमारा रनिंग पैटर्न कैसा है, ये गेट पैटर्न होता है। अब जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच की है, या कोई 6 फीट का है, या कोई थिक है, कोई थिन है, ठीक है, कोई यदि किड है या कोई एडल्ट है, तो ऐसे केसेस में जब वो चलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप जो है मूवमेंट करता है। तो उस एंगल से उसका एक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा यदि XYZ पर्सन कोई भी यदि एंट्री करता है तो होता क्या है कि जैसे नॉर्मल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ अभी, लेकिन यदि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, या मान लीजिए मेरी हाइट जो है यदि वही स्मॉल हाइट का बंदा है, तो उस केस में जो पैटर्न बनता है उसको गेट पैटर्न वो कहते हैं, और उसके बेसिस में हम बता पाते हैं कि पर्टिकुलर वही XY या Z पर्सन है या कोई और अलग पर्सन है। अब आपको बताते हैं कि क्या है गेट एनालिसिस। ये इंसान की अनोखी पहचान, हर इंसान के चलने उठने, बैठने और कदम बढ़ाने का तरीका अनोखा होता है। बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट और DNA बदला नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान का चलने का पैटर्न भी अमूमन नहीं बदलता। हड्डियों का ढांचा, शरीर की लंबाई, हड्डियों की चौड़ाई, मांसपेशियों का खिंचाव और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मिलकर एक वॉक पैटर्न बनाते हैं। फॉरेंसिक टूल, सीसीटीवी कैमरों की धुंधली फुटेज में जब चेहरा साफ नहीं दिखता, तब अपराधी की चाल से उसकी पहचान की जाती है। फॉरेंसिक विज्ञान के मुताबिक दुनिया में कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे तरीके से नहीं चल सकते। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके घुटनों का मुड़ना, कदमों के बीच की दूरी, हाथों का हिलना और रीढ़ की हड्डी का झुकाव एक ऐसा पैटर्न बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी का होता है। पुणे पुलिस इसी वैज्ञानिक सच का इस्तेमाल चेतन चौधरी को अदालत में कातिल साबित करने के लिए करने जा रही है। ये फिलहाल जो श्रेया गोयल की केस है, इसी तरह के बहुत से केसेस हमने 50 साल में किया हुआ है। तो इसमें ये जो गेट एनालिसिस करने वाले हैं, ये एक कोलैबोरेटिव एविडेंस कर ले सकते। जब सीसीटीवी फुटेज में फेशियल नहीं ठीक से दिखता तो गेट एनालिसिस यूज़ होता। गेट एनालिसिस में कैसा है, पैर किस तरह से रखते हैं, एक पैर कितने डिस्टेंस में रखते हैं, ऑल्टरनेट पैर कितने डिस्टेंस में रखते हैं, और फिर स्पीड क्या है इनका, फिर उसके बाद घुटना मुड़ने का जो होता है एंगल, वो ये सब टिपिकल पैटर्न होती है। और उसके अलावा फिर हाथ हिलाने का तरीका और बॉडी का पोस्चर जो होता है, ये सब टिपिकल होने के कारण ये हर आदमी का यूनिक कैरेक्टर कहलाया जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ चाल ढाल तक सीमित नहीं है। पुणे पुलिस इस मामले की कड़ियों को इतनी मजबूती से जोड़ना चाहती है कि बचाव पक्ष के पास कोई बचने का रास्ता न रहे। पुलिस ने उस सबसे बड़े सबूत की तलाश भी कर ली है, वो हुडी जिसे 18 जून को चेतन ने पहन लिया था, वो हेडफोन जिसे चेतन ने उस दिन पहन रखा था। अब सवाल ये नहीं कि चेतन ने हुडी पहनी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या सीसीटीवी में दिख रहा वही शख्स चेतन चौधरी था। इसी सवाल का जवाब खोजेगी डिजिटल फॉरेंसिक लैब। अब आपको समझाते हैं कि चेतन चौधरी का ये गेट एनालिसिस आखिर होगा कैसे और क्यों पहली बार इसे इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक लैब में सबसे पहले वारदात वाले सीसीटीवी फुटेज को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। सॉफ्टवेयर उस फुटेज में दिख रहे व्यक्ति के शरीर के 20 से अधिक ज्यादा बिंदुओं की पहचान करेगा। इसके बाद पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी चेतन चौधरी को ठीक उसी तरह की रोशनी, उसी तरह की सतह और उसी एंगल पर चलाया जाएगा और उसका हाई डेफिनेशन वीडियो बनाया जाएगा। फिर दोनों वीडियो सॉफ्टवेयर में रखे जाएंगे और शुरू होगा वैज्ञानिक मिलान। कदम से कदम अगर दोनों पैटर्न मैच हो जाते हैं तो सीसीटीवी में दिख रहा हुडी वाला शख्स वैज्ञानिक रूप से चेतन चौधरी साबित हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर के एनालिसिस कैसे करेगा, ये भी आपको बताते हैं। कदम बढ़ाते वक्त चेतन के पैर जमीन से कितना ऊपर उठते हैं,
चलते समय दोनों पैरों के बीच का एंगल कितना बनता है, उसके चलने की रफ्तार और उसके हाथों के हिलने की फ्रीक्वेंसी क्या है। कभी अपराधी सोचते थे कि चेहरा छिपा लिया तो पहचान भी छिप जाएगी, लेकिन अब फॉरेंसिक साइंस ने अपराध की जांच को पूरी तरह से बदल दिया है। पुणे पुलिस पहली बार इस केस में गेट एनालिसिस जैसी एडवांस तकनीक का सहारा ले रही है। अगर ये सारे पैरामीटर्स चेतन चौधरी के वीडियो से मैच कर जाते हैं तो विज्ञान ये साबित कर देगा कि सीसीटीवी में दिखने वाला वो कोई और नहीं बल्कि खुद चेतन चौधरी ही था। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब अपराधियों का बचना मुमकिन नहीं है। चेतन चौधरी ने सोचा होगा कि वो हुडी पहनकर बच निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फॉरेंसिक विज्ञान की पैनी नजरें उसके कदमों की आहट से भी उसका सच उगलवा लेगी। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। इस बार न उंगलियों के निशान, न डीएनए, न चेहरा, बल्कि उसके कदम, उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज अब यही तय करेगी कि हुडी के पीछे छिपा चेहरा वाकई चेतन चौधरी का था या नहीं। और यही वजह है कि अब अपराधी सिर्फ कैमरे से नहीं बल्कि विज्ञान से भी डरने लगे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। 4 साल के मासूम जिसे दुनिया का मतलब तक नहीं पता था, वो इंसानी हैवानियत का शिकार बन गई। पहले उसके साथ दरिंदगी हुई, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 6 साल तक अदालत में इंसाफ की लड़ाई चली। 13 गवाह पेश हुए। हर सबूत ने एक ही नाम लिया और आखिरकार अदालत ने कहा ऐसे अपराधी को जीने का कोई अधिकार नहीं। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी गगन कुमार को तब तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है जब तक उसकी मौत न हो जाए। मासूम की आखिरी चीख 12 जून 2020। प्रयागराज के अंडिया इलाके में रोज की तरह चहल पहल थी। 4 साल की एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। परिवार को क्या पता था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। आरोप है कि गगन कुमार नाम का युवक मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो परिवार ने पूरे गांव में तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई खोज में जुट गया, लेकिन जिसकी तलाश थी वो जिंदगी और मौत की जंग हार चुकी थी। दरिंदगी के बाद हत्या 13 जून 2020। बच्ची के पिता ने हंडिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया और यहीं से शुरू हुई इंसाफ की लंबी लड़ाई। मासूम की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी तक पहुंचना और अदालत में ऐसा केस तैयार करना जिससे अपराधी बच न सके। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी। घटना स्थल से सबूत जुटाए गए। मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्य एक एक करके आरोपी के खिलाफ जुड़ते चले गए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपनी हैवानियत छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। महज 20 दिन के भीतर 2 जुलाई 2020 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। यहीं से शुरू हुई थी उस मासूम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद में मामला पहुंचता है पॉक्सो कोर्ट। 6 साल तक चला इंसाफ का सफर। 10 नवंबर 2021 कोर्ट ने आरोपी पर आरोप तय किए। इसके बाद शुरू हुई गवाहों की लंबी पड़ताल। 1, 2, 3 नहीं बल्कि कुल 13 गवाह अदालत पहुंचे। एक एक सबूत अदालत के सामने रखा गया। हर गवाही, हर दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और हर वैज्ञानिक सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्य, हर कड़ी आरोपी की ओर इशारा करती रही। आखिरकार 22 जून 2026 कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया। ये घटना दिनांक 12/6/20 की है और इसकी एफआईआर 13/6/20 को होती है और विवेचक द्वारा आरोप पत्र 2/7/20 को दाखिल की जाती है और माननीय न्यायालय 10/11/21 को आरोप इसमें चार्ज बनाती है। उसके बाद अभियोजन द्वारा इसमें फैट के गवाह, एफआईआर लेखक, डॉक्टर और विवेचक का बयान कराने के बाद एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पॉक्सो
विशेष कोर्ट द्वारा दिनांक 29/6/20 को बयान व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गगन कुमार, जो थाना हंडिया का रहने वाला था, उसके ऊपर 376 302 IPC और 5/4 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर गगन कुमार को दोषी ठहराते हुए 29/6/20 को मृत्युदंड से और 25,000 जुर्माने से दंडित किया। करीब 6 साल तक चले इस मुकदमे में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के जरिए केस को मजबूत बनाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध साबित करने में पूरी तरह सफल रहा। अब इंसाफ का फैसला। अब सवाल यह था कि उस दरिंदे को क्या सजा होगी, उम्र कैद होगी या फांसी की सजा। मगर जब कोर्ट का फैसला आता है तो संदेश साफ हो जाता है कि मासूमों के साथ बर्बरता और इस तरह की दरिंदगी करने वालों के लिए कोर्ट में कोई भी नरमी नहीं है। दोष सिद्ध होने के बाद सभी की नजरें सजा पर थी। क्या अदालत इसे दुर्लभतम अपराध मानेगी या उम्र कैद होगी? लेकिन पॉक्सो कोर्ट के जज विनीत कुमार चौरसिया ने साफ कहा, ये ऐसा अपराध है जहां अपराधी किसी दया का हकदार नहीं। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या दोनों मामलों में मौत की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोनों धाराओं में 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को 10 दिन के भीतर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। करीब 6 साल बाद एक परिवार को इंसाफ मिला, लेकिन जिस मासूम की जिंदगी छीनी गई उसे कोई फैसला कभी वापस नहीं ला सकता। लोक अभियोजक थे विनय तिवारी जी द्वारा अभियोजन के सारे साक्ष्यों को एक एक करके प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो श्रीमान चौरसिया जी द्वारा 29/6/20 को गगन को मृत्युदंड और अर्थदंड से दंडित किया। वो गंभीर मामला इसलिए है कि इस नाबालिग बेटी के लिए कहा जाए उसके साथ दुराचार किया गगन ने, उसके बाद उसको मार डाला। तो इसको गंभीर से गंभीर घटना मानते हुए न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसको मृत्युदंड से ही किया जा सकता है। तो माननीय न्यायालय के इस आदेश से समाज में एक लोगों में भय जाएगा कि इस तरह से घटना जो भी करेगा उसको माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह से मृत्युदंड जैसे उस दोष से दोष सिद्ध करेगा, उसको सजा देगा और घटना कारित करने में डर रहेगा, उसके भय रहेगा। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें बाद में पता चलता है कि उस बच्ची के साथ में रेप भी हुआ था। मात्र 3 साल की बच्ची थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए जो अपराधी है उसको फांसी की सजा सुनाई है। आपको बताना चाहूंगा कि वो 3 वर्षीय बच्ची अपनी दादी की गोद पर बैठी हुई थी और जो ये आरोपी है ये उसका चाचा था। रिश्ते पारिवारिक थे, जिस कारण से लोगों को शक नहीं हुआ और घर से 300 मीटर दूरी पर जाकर के उस बच्ची के साथ में रेप किया जाता है और जब वो बच्ची चिल्लाती है तो उसके गले को गमछे से कसकर उसका गला घोट दिया जाता है। इस घटनाक्रम को कोर्ट ने बड़ी ही निर्मम और जो हत्या की गई थी इसकी एक तरह से देखा जाए, इस घटना को देखते हुए कोर्ट ने एक संदेश दिया है समाज के लिए कि इस तरह की जो घटनाक्रम होते हैं, प्रकरण होते हैं, इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020 की ये जो घटना थी, इसका 2026 में फैसला आता है, जिसमें आरोपी गगन, जो कि उस बच्ची का चाचा था, उसको सजाए मौत मतलब फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। एक मासूम जो कभी अपने घर नहीं लौट सकी, एक परिवार जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और 6 साल बाद एक ऐसा फैसला जिसने इंसाफ पर भरोसा फिर मजबूत किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ऐसी सजाएं मासूमों के खिलाफ होने वाले अपराध रोक पाएंगी या फिर किसी और मासूम को इंसाफ मिलने का इंतजार करना पड़ेगा? टीम न्यूज़ स्टेट। रिश्ता प्यार का था, साथ भरोसे का था, लेकिन जब रिश्तों में शक ने दस्तक दी तो उसी घर में मौत की साजिश लिखी जाने लगी।
गाजियाबाद के टोनिका सिटी में एक शख्स की लाश घर के अंदर मिली। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब कमरे की दीवारों से सवाल पूछे, सीसीटीवी की आंखों में झांका और मोबाइल की खामोशी को पढ़ा तो सामने आई एक ऐसी साजिश जिसमें लिव इन पार्टनर ही कातिल निकली और उसका साथ दिया उसकी अपनी बहन ने। महज 12 घंटे में पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की हर परत खोल दी। गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी एक मकान जहां जाकिर अपनी लिव इन पार्टनर किरण के साथ रह रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। किरण के मन में एक ऐसा शक घर कर गया जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसे लगता था कि जाकिर उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता है। यही शक धीरे धीरे गुस्से में बदला और फिर एक खौफनाक साजिश में। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां टोनिका सिटी पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पूरा मामला टोनिका सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है मृतक जाकिर की हत्या उसकी लिव इन पार्टनर किरण और उसकी बहन कशिश ने मिलकर की थी। पूछताछ में सामने आया है कि किरण को शक था कि जाकिर उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखे हुए है। इसी शक ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। 23 जून दोनों बहनों ने अपने प्लान पर काम शुरू किया। सबसे पहले घर में मौजूद बच्चों को कैब से बाहर भेज दिया ताकि कोई गवाह न रहे। जैसे ही घर खाली हुआ, जाकिर पर हमला कर दिया, डंडे से लगातार वार, और जब वो बेसुध हो गया तो गमछे से उसका गला घोंट दिया। मौत के बाद दोनों ने पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की ताकि पुलिस का शक किसी और दिशा में चला जाए। टोनिका सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है, जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को सुबह में 2 अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पर वार करके जब वो बेहोश हो गया, उसके बाद गमछे से उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई सुराग जरूर छूट जाता है। टोनिका सिटी पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस और मैनुअल इनपुट, इन सभी कड़ियों को जब जोड़ा गया तो पूरी कहानी बदल गई। सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुलिस असल कातिलों तक पहुंच गई थी। लिव इन पार्टनर किरण और उसकी बहन कशिश दोनों गिरफ्तार हो गईं। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडा और गमछा भी बरामद कर लिया गया। अब दोनों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई जारी है। जाकिर और किरण लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में आसपास में रहते थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी। उसके उपरांत यहाँ पर पूजा कॉलोनी क्षेत्र में ये लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। अभियुक्ता की एक बेटी थी जो 13 वर्षीय हैं, उस पर भी ये ज्ञात हुआ है कि गलत नज़र रखता था। तो इन बातों को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। 23 से 26 की सुबह में उसने इस अभियुक्ता किरण ने अपनी बहन कशिश को, जो कि पहले से प्लानिंग करके 20 दिनों पूर्व ही बुला लिया था, सिर पर वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। उसके उपरांत वो गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों वहां से फरार हो गए थे। पहली नजर में ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो सकता था, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल, सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 12 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। जांच के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद नाबालिग बेटी को लेकर पैदा हुआ शक था।
अब अदालत में अभियोजन इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने की कोशिश करेगा। 23 जून को दोनों बहनों ने पहले बच्चों को ओला कैब से बाहर भेजा, फिर घर के अंदर जाकर डंडे से हमला कर गमछे से गला घोंटकर जाकिर की हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ट्रोनिका सिटी पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से महज 12 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में इस्तेमाल किया हुआ डंडा और गमछा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों महिला आरोपी के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शक जब भरोसे से बड़ा हो जाए तो रिश्ते कत्लगाह बन जाते हैं। इस कहानी में न कोई पेशेवर अपराधी था, न कोई गैंग, बस एक शक जिसने दो बहनों को कातिल बना दिया और एक इंसान की जान ले ली। लेकिन पुलिस की तेजी और तकनीकी जांच ने सिर्फ 12 घंटे के भीतर उस साजिश का हर राज बेनकाब कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।